देखो, अब यूपीएससी ने क्या पूछा 2024 में, विद रेफरेंस टू द रूल्स imposed by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया while treating foreign बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमने देख चुका है, देख रहे हैं। देर इज नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको। आरबीआई है, मजाक है। एनबीएफसी के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है, रीजनल रूरल बैंक के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इनके लिए कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं। बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। और इसने बोल रखा था कि होली ओन्ड बैंक सब्सिडी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल। ये तो मैं इसे भी कर देता, मैं इस क्वेश्चन को मैं इजीली ठीक कर देता, क्योंकि यार 50% तो ज़्यादा ही है। 1/3 बोल रखा है इसने कि, है ना। और 500 करोड़ रुपए चाहिए आरबीआई को देने पड़ेंगे, और 1/3 वो। फिर एक इन्होंने हमसे पूछा था, पीवाईक्यू पूछा था 2019 में, कि चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक को कौन अपॉइंट करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये तो ख़त्म ही होगा बेचारा। द नेशनल हाउसिंग बैंक इज was set up in इंडिया एज अ होली ओन सब्सिडरी आरबीआई, है ना। और जिस व्यक्ति ने 2004 का पीवाईक्यू कर लिया होता ना, वो इसे इजीली ठीक कर देता। द नेशनल हाउसिंग बैंक, द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया वाज सेट अप एज होली ओन सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया was established as a wholly owned subsidiary of Industrial Development Bank of India। सी, ठीक है। एज पर अब देख लेते हैं जो 2024 वाले का एक्सप्लेनेशन है। आरबीआई डज हैव मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी सेटअप एट 5 बिलियन रुपीज़। अगर आपको होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी खोलनी है इंडिया में, तो आपको मिनिमम 500 करोड़ रुपए देने ही पड़ेंगे। दिस अप्लाई to both new foreign bank setting up as a subsidiary in India or existing foreign bank with a branch presence that want to convert wholly owned subsidiary। दोनों के लिए है भाई। as per scheme for setting up a wholly owned subsidiary by foreign bank in India, not less than 50% director should be an Indian national, NRI and IPOs। अब सॉरी, पीआईओज इंडियन नहीं होते। टोटल इसमें अगर आपको इंडियन रेसिडेंट चाहिए तो 33% लोग इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। 33% लोग इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, ये सिस्टम है ना। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं और सिस्टम है। लाइसेंस गाइडलाइन फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर वन टैप लाइसेंसिंग रिजीम। वन टैप लाइसेंसिंग रिजीम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईजिली बेसिस पे आरबीआई लाइसेंस बांट रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना और ऐसी जगह पर लोन पहुंचाना जहां अब तक लोन नहीं पहुंचा है, जैसे स्मॉल बिजनेसेस हो गए, एमएसएमईज हो गई, फार्मर हो गए, ठीक है, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एक तो भारत में रहने वाला व्यक्ति होनी चाहिए और उसे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर का एट सीनियर लेवल। ऐसा नहीं कोई बेचारा, अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है बैंक के बाहर नौकरी कर रहा है, बैंक में नौकरी कर रहा है, तो वो खुश हो जाएगा, चलो मैं खोल लूँगा। कंपनीज एंड सोसाइटीज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट। अगर कोई एंटिटी खोल ली है स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उस एंटिटी वो एंटिटी है उसको कंट्रोल कर रहा है उसे भारत में रहना चाहिए। अब मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल ऑफ 200 करोड़। जिन लोगों के पास वोटिंग राइट है ना, उन लोगों की इक्विटी मतलब होनी चाहिए 200 करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए। और अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है तो उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए 100 करोड़ रुपए, और आने वाले 5 साल में उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए 200 करोड़ रुपए, है ना। अब प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिनिमम इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 40% ऑफ पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल। प्रमोटर की 40% इक्विटी वोटिंग कैपिटल होनी चाहिए और लॉक इन होना चाहिए 5 साल का, कि भाई ऐसा नहीं कि प्रमोटर अपना पैसा निकाल ले और मौज ले। और प्रमोटर को ना 12 साल के अंदर अपनी इक्विटी को ना, अपने जो इक्विटी है या अपना जो शेयर है उसे 26% से कम करना पड़ेगा। और फॉरेन होल्डिंग एज पर
एफडीआई है ना, एफडीआई आ सकती है प्राइवेट बैंक के अंदर, मतलब वो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एफडीआई आएगी, सेम रूल के थ्रू आएगी जैसा कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आती है ना। और जब ये रहा, जब आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए हो जाए तो भैया आपको 3 साल के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को कमर्शियल बैंक बनना है तो मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए 1000 करोड़ रुपए। आपका सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड होना चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर का नॉन, और आप 2 साल से नेट प्रॉफिट में होने चाहिए। आपका नेट एनपीए 1% से कम होना चाहिए, आपका ग्रॉस एनपीए 3% से कम होना चाहिए। ठीक है। आरबीआई गाइडलाइन ऑन रेगुलेटरी नेट एनपीए और वो ग्रोथ एनपीए ये होता है, बैंक ना कुछ खतरे की राशि के लिए पैसा जो संभाल के रखती है। उस पे नुकसान तो बैंक का होता है, पर बैंक ने कुछ पैसा रख रखा होता है कि भाई ये आएगा तो हम इसमें डाल देंगे, तो हमारा ग्रोथ एनपीए थोड़ा कम हो जाएगा, नेट एनपीए ज़्यादा हो जाएगा। अब आरबीआई ना रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए कुछ गाइडलाइन लेके आई है। और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स किस लिए होगा? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है ना, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है, उसको मतलब उसके लिए उसमें जो लोग बेचारे स्टार्टअप वाले हैं जिनके पास सिस्टम नहीं है चेक करने का, तो वो चेक कर सकते हैं। इनोवेशन को प्रमोट करेगा एंड तुम्हारा और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में देगा। एलिजिबिलिटी यही है कि इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए जो कॉरपोरेशन है, और एंटिटी कॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। प्रोडक्ट एंड सर्विस शुड बी इनोवेटिव, है ना, टेक्नोलॉजिकल रेडी होना चाहिए, मतलब रेडी होना चाहिए एंड बेनिफिशियल टू कंज्यूमर। आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस वेरियस कोहॉर्ट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क विद क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, है ना। ठीक है, आपको कुछ छूट भी मिल सकती है टेस्टिंग फेजेस में, पर जो सेफ गार्ड ऑफ कंज्यूमर है ना, राइट, ये वो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। देन आरबीआई ने ना अब फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन फिनटेक सेक्टर। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं भाई जो खुद ही मिल लेती हैं और वो सोचती हैं कि यार सरकार के चाबुक पढ़ने से अच्छा है हम खुद को खुद ही कंट्रोल कर लें, खुद के लिए खुद ही रूल बना लें, है ना, ये सिस्टम है। पढ़ लेते हैं वैसे। अब इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फिनटेक सेक्टर बाय एस्टेब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क for the recognition and the operation of self-regulatory organization. Define self-regulatory organization, a non-governmental organization that set and enforce rule and standard relating to conduct of entities in fintech sector. वही नॉन गवर्नमेंटल है, रूल बनाती है, इन्फोर्स करती है रूल को और स्टैंडर्ड सेट करती है फिनटेक सेक्टर में। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इसका होना चाहिए ट्रांसपेरेंस इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एडुकेट रिसोर्स होनी चाहिए और इफेक्टिव मॉनिटर कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो इफेक्टिवली मॉनिटर कर सके और इन्फोर्स कर सके रूल को। फंक्शन ऑफ एसआरओ, डेवलप एंड एडमिनिस्टर स्टैंडर्ड फॉर एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर चाहिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। आरबीआई और फिनटेक सेक्टर के बीच में एक ब्रिज का काम करना है। द आरबीआई रिटेन द राइट टू ओवरसी इफ नेसेसरी टू इंटरवेन। आरबीआई देख रही है और आरबीआई मतलब इसमें कंट्रोल कर सकती है अगर आरबीआई कुछ लगे। आरबीआई गाइडलाइन ऑन स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आरबीआई ने ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को ना डिवाइड कर दिया है उनके साइज, उनकी एक्टिविटी और उनके डूबने के खतरे के ऊपर। जैसे पहला आप देख लीजिए, पहला जो है बेस लेयर में वो हैं जिनका 1000 करोड़ से कम का जो नॉन डिपॉजिट हैं और जिनके एसेट 1000 करोड़ से कम है। मिडल लेयर में वो हैं जो 1000 करोड़ से ज़्यादा हैं या फिर वो डिपॉजिट ले सकती हैं, है ना, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो आरबीआई की सब्सिडियरी है। ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ है। अपर लेयर वो हैं टॉप 10 एनबीएफसी, बाकी जिनको आरबीआई बोलेगा कि बेटे तुम भी बन जाओ। टॉप लेयर में अब तक कोई नहीं है, ये भी अच्छी बात है। प्रॉम्प्ट कोऑपरेटिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क टू इनेबल टाइमली इंटरवेंशन बाय आरबीआई फॉर बैंक शोइंग फाइनेंशियल स्ट्रेस। प्रॉम्प्ट कोऑपरेटिव एक्शन होता है कि भाई समय लेते हुए आरबीआई एक्शन ले लेगा, आरबीआई एक्शन ले लेगा बैंक को खतरे से निकालने के लिए। ये किस किस के लिए है?
शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है, 2022 में NBFC के लिए था, और अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए आ गया 2025 में। शेड्यूल कमर्शियल बैंक 2022 में NBFC और 2025 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। मॉनिटर्ड पैरामीटर है टायर 1 लेवरेज रेशो। टायर 1 लेवरेज रेशो होता है कि जो उनकी राशि होती है, तुम्हारा जो प्रमोटर की राशि होती है, रिटर्न ऑन एसेट। भाई आप कितने रुपए कमा के आप 100 रुपये लगा के कितने रुपए कमा रहे हो, नेट NPA देखा जाएगा, ना कि ग्रॉस NPA। CRAR देखा जाएगा। रिस्क थ्रेशोल्ड, पहला है थ्रेशोल्ड 1 अर्ली साइन, थ्रेशोल्ड 2 मॉडरेट स्ट्रेस, थ्रेशोल्ड 3 सीवियर स्ट्रेस। रिसेंट अपडेट PSA प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन एक्सटेंडेड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अप्रैल 2025, NBFC 2022। एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन बैड लोन रिजोल्यूशन। ARC मस्ट अडॉप्ट बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर बोरोवर सेटलमेंट। वो एसिड रिकंस्ट्रक्शन ARC को बोर्ड की अप्रूव्ड पॉलिसी को ही मानना होगा फॉर एसिड रिकंस्ट्रक्शन। अब इनको एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी बनानी पड़ेगी, जितने भी 1 करोड़ से ऊपर के केस हैं, है ना। मस्ट एक्सेस फाइनेंशियल विजिबिलिटी एंड रिकवर प्रोस्पेक्ट, हाँ ये भी है। सेटलमेंट लमसम होना चाहिए, है ना, या तो एक बार में दे दो, या फिर अगर आपके पास कैश है तो हम आपकी किस्त बांध देंगे। NBP जो रियलाइज वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ है ना, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आपने बहुत कम ले लिया, और जो बंदा सिक्योरिटी ले रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना चाहिए। क्वार्टरली बोर्ड का रिव्यू होगा, ठीक है। थैंक यू।